अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आपको पता है, कहा जाता है ना कि दांत, हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, लेकिन हमने उन्हीं दांतों से खाना भी है, चबाना भी है, उन्हीं दांतों को गुस्सा आए तो घिसना भी है और उन्हीं दांतों से उसके बाद दिखना भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमें देखता है तो सबसे पहला हमारा इंप्रेशन जो है वो हमारे दांतों या हमारे स्माइल से ही होता है। जैसे हमने मुंह खोला, वो देखते हैं कि उफ, ये बंदा अपने ख्याल रखता है, नहीं रखता, ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, बू के भपके तो नहीं आ रहे होते, और इसके साथ साथ दांत का दर्द भी वो दर्द होता है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और ये सिर्फ दांत तक महदूद नहीं रहता, दांत हो गए, मसूड़े हो गए, और फिर उससे रिलेटेड हमारी पूरी बॉडी के अंदर इतने सारे असरात हो जाते हैं जो हम अक्सर जो है इग्नोर करते हैं। ये कह देते हैं कि भाई शेर तो मुंह नहीं धोता, मुंह धोना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दांत ब्रश करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हमारे वजू का भी उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि 5 वक्त हम कुल्ली करें, हम अपने दांतों को भी साफ करें। इसलिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर बिलाल कुरैशी को, डेंटिस्ट हैं विद द डेंटल कंसल्टेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम सबसे पहले बात तो यही करेंगे कि हम ओरल हाइजीन से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दांतों को साफ रखने का कॉन्सेप्ट काफ़ी कमज़ोर है। स्पेशली बहुत सारे लोग समझते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सुबह उठ के ब्रश करना या रात को ब्रश करना या खाने के बाद फ्लॉस या साफ करने को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें ताकि बच्चे भी बड़े भी अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। इस तरह है कि ओरल हाइजीन जहाँ तक है, अब पहले तो बहुत हालात ख़राब थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सोशल मीडिया और उसकी वजह से और एक्सपोजर लोगों का ज़्यादा हो रहा है, उससे जनरली अवेयरनेस बहुत आती जा रही है। अब लोगों में ज़रा ट्रेंड आ गया कि सफाई भी खुद से करते हैं, बट कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जो कुछ मिथ्स हैं, मैं उनको आज आपके सामने डिस्कस करूँगा कि क्या क्या गलतफहमियाँ लोगों के जहन में और किस तरह से होना चाहिए। पहली बात ये कि जो सफाई है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम 2 दफ़ा हम दांत साफ़ करें ब्रश के साथ, और थोड़ा सा उसमें टाइम दें, कम से कम 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक का टाइम है कि उसको आराम से आप ब्रश करें। और जो आइडियल टाइम है ब्रश करने का वो है सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप नाश्ता करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नाश्ते के बाद आप 1 दफ़ा ब्रश करें और रात को सोने से पहले। ठीक है, मकसद उसका क्या है? मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेन मिल जाए दांत साफ रखने का। तो ये है। फिर दूसरी एक चीज़ ये है कि हम पहले ये समझते थे कि सिर्फ ब्रश करना काफ़ी है, जो कि अब जाके अंदाज़ा हो रहा है, कुछ लोगों को भी अवेयरनेस आती जा रही है कि सिर्फ ब्रश जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उससे आगे भी एक स्टेप जाना चाहिए। हाँ, फ्लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरडेंटल स्पेस है, जो दांतों के दरमियान का खला है, वो ब्रश से साफ़ नहीं होता। उसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो दांतों के बीच में जा सके और उसको कर सके। तो इसलिए जिसको फ्लॉस को अमूमन धागा भी कहते हैं, या धागे से आप दांत साफ़ करें। और ये आम धागा नहीं होता, ये ख़ास किस्म का धागा जो कि आपको इजीली अवेलेबल होता है, हर जनरल स्टोर से मिल जाता है। वो टूटता नहीं है जब आप दांतों के बीच में डालते हैं। तो अगर आप फ्लॉस करते हैं तो किसी भी किस्म की कैविटीज़ और जो दांतों की बीमारियां, उससे आप बचे रहते हैं जी। तो फिर उसके अलावा साथ माउथ वॉश है और इस तरह की चीज़ें कि जो कि आप ऐड कर सकते हैं। के हवाले से बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा माउथ वॉश भी नहीं यूज़ करना चाहिए, शायद वो आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको भी इफेक्ट करता है या एनामल को डैमेज करता है। तो क्या ये मिथ है कि ये हकीकत है? आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, हर एज का बच्चा यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता, कितना फ्रीक्वेंटली और कौन सा माउथ वॉश? ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। थोड़ा सा इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड है। आप कह सकती हैं कि थोड़ा सा इसके बीच में एक एक लाइन है। कुछ मेडिकेटेड जो माउथ वॉश हैं उनको ज़रा हमें परहेज़ करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड माउथ वॉश जो है उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें कुछ एक ख़ास क्वांटिटी, कुछ दवाइयों की ज़्यादा डाली होती है एक ख़ास मकसद के लिए। ठीक है, तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ठीक है, बट जनरली आप उसको बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम जो माउथ वॉश है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे माउथ वॉश ऐसे हैं जिसके कोई नुकसान नहीं करने का, लाइक लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, उसको आप कर सकते हैं। या सिंपल आप गर्म पानी में नमक मिला के आप कुल्लियाँ कर लें, तो वो भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि नमक एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ठीक है, नमक आप जब भी डालेंगी थोड़ा सा पानी में डाल के उसको आप वो कर लें, तो वो एक इज एज गुड एज माउथ वॉश। जब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं उसमें सिर्फ दांत नहीं आते, आपके मसूड़े भी आती है, ज़बान भी आती है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इसको किस तरह से, जैसे हम कुल्ली तो करते हैं, चले हम नमाज में हर उस पर करते हैं, मज़ीद क्या आपने सफाई करनी है? माउथ वॉश आपने के लिए क्या टंग क्लीनर भी यूज़ करना चाहिए फ्लॉस के साथ?
बिल्कुल करना चाहिए। जैसे आपने वज़ू की बात की, तो पहले जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमें जो है ना हर नमाज के साथ हुक्म है कि मसवाक करें। मसवाक इज़ नथिंग बट ब्रश। हाँ, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इवन मॉडर्न साइंस में भी जो कह रहे हैं टूथब्रश भी आप करते रहें, बट मसवाक जो है उसका कोई रिप्लेसमेंट, उसका कोई नमूल बदल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अब तो पहले नहीं था इतना ट्रेंड, लेकिन अब टंग स्क्रैपर्स आ गए हैं। आप उसको टंग को साफ़ करें या आम ब्रश को आप दांतों के ऊपर करने के बाद ज़बान के ऊपर थोड़ा सा फेर लें, ताकि ज़बान की जो ऊपर वाली लेयर है वो भी साफ़ हो जाए। हाँ, तो बेसिकली खाने के बाद आपने कुल्ली करनी है, और खाने के बाद कोशिश करनी है कि जो भी आपका फंस जाए दांतों के बीच उसको निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर रहेगा तो वो कैविटी भी करेगा, कीड़ा भी लगेगा, बदबू भी आएगी जब वो सड़ेगा, राइट। और निगल भी सकते हैं उसको, फिर डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए भी अगर कुछ फंसा हुआ रह गया। जी 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 जी। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अडल्ट्स के लिए भी, क्योंकि इस तरह से होता है कि जो आपकी मुंह की कंडीशन है वो आपकी जनरल वेलबींग जो है, पूरी जो आपकी पूरी बॉडी की सेहत है उसके ऊपर बहुत गहरा असर डाल रही होती है। तो हम जैसे हमारे मुंह के हालात होंगे उसकी वजह से हमें बहुत सारी ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ आप देख लें। डायबिटीज़ का एक बायलैटरल रिलेशनशिप है। डायबिटीज़ की वजह से दांत भी ख़राब होते हैं, और दांतों की खराबी की वजह से यू कैन गेट डायबिटीज़। ठीक है, देखिए आप कितने कम लोगों को ये पता होगा कि आप सोच सकते हैं कि एक्चुअली आपके दांत अगर सही नहीं है, आपने अपने मुंह का ख्याल नहीं रखा, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ये तो हमें पता ही है कि जैसे एंडोकार्डाइटिस जो है, एंडोकार्डाइटिस, हाँ, मैं उसी की बीमारी, उसकी तरफ भी आ सकते हैं। दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत कॉमन है मसूड़ों की बीमारी की वजह से, और बहुत उसका भी इसी तरह से बायलैटरल रिलेशनशिप है इसके साथ। तो इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, उनको तो अपने मुंह की सफाई का बहुत ख्याल करना चाहिए, और उनको एक प्रोफेशनल जो कंसल्टेंसी है वो करानी चाहिए एवरी 6 मंथ्स के। वो उनके दांतों की और मसूड़ों की हालत जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये जो दांतों की सफाई है, जो हम कहते हैं कि डेंटल हाइजीन, और जो सफाई करवाते हैं, वो आप उसको कितना स्पेस आउट करते हैं? एवरी 6 मंथ्स ये सफाई करानी चाहिए? कहते हैं कि 1 साल के बाद करानी चाहिए, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। अब हमारे मुल्क में तो लोगों ने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं कराई होती, तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि एवरी 2 ईयर्स कम से कम एक दफ़ा जो है आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं। प्रोफेशनल क्लीनिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि आप ओवरलुक कर रहे हो, तो जैसे किसी जगह पे कैविटी लग रही है, कोई मसूड़ा ख़राब हो रहा है, तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। डेंटिस्ट की नज़र से फिर जाता है सारा पूरा मुंह आपका। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मौलाना सैयद रहमान जिला टांग से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे रात के वक्त मेरे मुंह में खून होती है। ओके, आप अपनी उम्र भी बता दीजिए। उम्र जी 41 साल है। और स्मोकिंग करते हैं आप? जी वैसे मिसवाक का ख्याल रखता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे इनसे सवाल? दोबारा बताइए आपकी क्या? खून आता है जब ये रात को होते हैं तो इनके मुंह में खून भर जाता है। सुबह मुंह में खून होता है। जी ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, आप आंसर सुनिए। जी अच्छा, इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप रात को सोने लगे तो उससे पहले आप ब्रश कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ देसी टोटके हैं जो कि हम लोग भूल गए और हम नहीं करते, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि नीम गर्म पानी में नमक मिला के उससे आप कुलियाँ करें। कोशिश करें कि आप उस पानी को मुंह में रखें कुछ देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए उस पानी को मुंह में रखें और अच्छी तरह से कुली करें। एक तरीका और आप ये कर सकते हैं कि किसी किस्म का जो खाने वाला तेल होता है, खुर्दनी तेल, उसमें ऑलिव ऑयल आ गया, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, किसी भी किस्म का तेल, उसको थोड़ा सा हाथ में लेके उसके ऊपर एक चुटकी नमक डालें और उससे आप अच्छी तरह से मसूड़ों को मसाज कर लें। एक दफ़ा सारे मसूड़ों के ऊपर उसको रब कर दें। ऑयल इज़ अ मीडियम ऑयल, सिर्फ उसको जो नमक एंटीसेप्टिक है उसको सिर्फ होल्ड ऑन करेगा उस जगह पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो अगर लगा रहेगा तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है मसूड़ों के ऊपर, और ये खून वाली जो ये है ये ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये कि अगर आपके करीब में कोई डेंटिस्ट है तो उसको एक दफ़ा दिखा दें और कोशिश करें कि एक दफ़ा जो हम बात कर रहे थे स्केलिंग या सफाई आप वो करवा लें। जी। अच्छा, ये जो खून आने के डिफरेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मसूड़ों में से खून आना, जैसे हमने तो सुना था विटामिन सी की डेफिशिएंसी, स्कर्वी वगैरह से भी खून आ जाता है, और वीकनेस भी होती है जैसे दांतों की। तो इसके लिए कौन से टेस्ट्स कराएं और फिर उसका कौन से? अच्छा, एक कॉलर ले लेते हैं फिर इस आंसर पे आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या इशू है? सर मलक मेहर खान और तलगाम से बोल रहा हूँ। जी बताइए।
मेरे मुंह में अक्ल दाढ़ है जो निकल रही है, इसका क्या इलाज है डॉक्टर? जी, और उम्र भी बता दें अपने। हाँ जी, उम्र तकरीबन मेरी 26 साल है। 26 साल। ऑलराइट जी, अक्ल दाढ़ उनकी निकल रही है। आप सुनिए, थैंक यू। अक्ल दाढ़ उनकी निकल रही है। अक्ल दाढ़ का निकलना जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। असल में जैसे जैसे ये जो नई जनरेशन आ रही है, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 26 साल है, तो अब जो नई जनरेशन है हमारी, उसके जो जॉ साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत कॉमन मसला है कि अक्ल दाढ़ की जगह नहीं होती मुंह में, और जब वो निकलती है तो वो फिर तकलीफ़ देती है और वो आगे के दांत को भी ख़राब करती है। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई और इलाज नहीं है। अगर अक्ल दाढ़ आपकी निकल रही है तो शायद हमें उसको सर्जन के पास जाकर निकलवाना पड़ेगा अक्ल दाढ़ को। एक तरीका और ये हो सकता है कि आप उस अक्ल दाढ़ वाली जगह की सफाई बहुत अच्छी रखने की कोशिश करें। एक जो बारीक हेड वाला टूथब्रश होता है वो ले लें, ठीक है, और नमक वाले पानी से कुलियाँ करें, बस ये एक बहुत इफेक्टिव आपने कहा कि अब आजकल के लोगों का जबड़ा छोटा है, तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो चबाते नहीं हैं बचपन में। आप बहुत सॉफ्ट डाइट लेते हैं, पहले लोग हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं। ईटिंग हैबिट्स हमारी चेंज हो गई हैं, हम सॉफ्ट डाइट के ऊपर चले गए हैं, फास्ट फूड और ये वो जी, जो रॉ वेजिटेबल्स थी और रॉ फूड जो फ्रूट था वो हमने खाना छोड़ दिया उस तरह से। और अब ये जैसे जैसे बड़ा अगली जो जनरेशन है हमारी, जो अब मेरे बच्चे हैं या जो उसके बाद की जनरेशन आनी है, वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होते जा रही है। तो आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए ना कि वो जैसे गन्ना लें, गन्ने को भी चूसें, हड्डी को हड्डी के साथ खाएं, थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल को, जैसे वो हम ऐड देखते थे कड़च करके वो एप्पल खाती थी, वैसे खाएं। ये एक्चुअली वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को लेके आएं उसके ऊपर कि जो खुराक वालिदैन ने खाई है बचपन में, जो इस्तेमाल किया, उसी तरह से बच्चों को भी कराएं। अब हम लाड प्यार में करते नहीं, और आजकल के बच्चे भी, आपको पता है, नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो ना सुनते हैं। तो ज़रूरी है कि ये जो स्पेशली आपने बताया कि कम से कम सेब, गाजर, मूली, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बचपन से उनको दें ताकि। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ये कॉमन बिलीफ है कि चूसनी से दांतों का जो है शेप वो ख़राब हो जाती है, वो सक करते रहते हैं चूसनी से, उनकी पूरी वो शेप। तो हाउ फार इज़ दैट ट्रू, और उसके लिए क्या करना चाहिए? 100% ट्रू। अच्छा, 100% चूसनी नहीं देनी चाहिए, पेसिफायर। उसमें पेसिफायर और थंब सकिंग, जो मुंह में बच्चा जो अंगूठा चूसते रहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसके बाद में हमें जो उसको अगर ठीक करना है तो फिर हमारे पास सिर्फ ऑर्थो का रह जाता है कि ब्रेसेस हम लगाएं, तार लगाएं और उसको सीधा करें। तो बेस्ट यही है कि बच्चे को ये पेसिफायर और चूसनी ना दिया जाए, बस कोशिश करें कि हाँ, बच्चे को पेसिफायर की आदत ना डालें, ना चूसनी दें बच्चे को, ना बच्चे को आदत डालें कि वो अंगूठा चूसे। और ये जो टीदर होते हैं, ये ठीक होता है? उसका कोई इतना साइंटिफिक वो नहीं है, लोग यूज़ करते हैं उसको, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी टीदर यूज़ हो रहा है। टीदर सिर्फ इसलिए होता है कि उसको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, जब दांत निकल रहा है आपका तो मसूड़ा आपका इन्फ्लेम्ड हुआ है तो उसमें ज़रा वो थोड़ी सी सूदिंग इफेक्ट आता है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जब उनके दांत निकलने लगते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत सारे लोग हर्बल सप्लीमेंट्स भी बेच रहे होते हैं और बहुत सारी और चीज़ें बेच रहे होते हैं कि ये आपके बच्चे को पेसिफाई करेगा ड्यूरिंग योर डेंटिशन। तो इज़ दैट एडवाइज्ड, या आप क्या एडवाइस करते हैं कि माएँ बच्चों को क्या दें जब उनके दांत निकल रहे हैं? देखिए जी, वो एक बहुत मुश्किल वक्त होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें सिर्फ बहुत सारी चीज़ें उसमें साथ चल रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है, और एक ग्रोथ स्पर्ट है जिसकी वजह से दांत निकलते वक्त की तकलीफ़ है। और क्योंकि वो मसूड़ा जो है वो उसको फाड़ के दांत में बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली वो एक पेनफुल प्रोसीजर है। उसमें सिर्फ आपने बस देखना है उसको, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, उसको हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो जो आपको पसंद आती है आप यूज़ कर लें, तो वो उससे तो गुजरना ही आपने। जिस तरह आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसने अपना टाइम पूरा करना है, तो चाहे आप जो किसी भी दवाई लेते हैं तो उसका जो टाइम स्पैन है वो पूरा होगा, तो वो फिर नेचुरल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। बेसिकली उसकी उस दौरान जो है क़ुव्वत मुदाफ़िज़ सही रखनी। जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद रफ़ी। जी, बताइए। कोहिस्तान से। जी, अपना सवाल। दांतों में दर्द का सिलसिला कुछ है, खून भी आ रहा है, तो इस सिलसिला वाले। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 23। और कितने अरसे से आपको ये हो रहा है? ये कोई महीना हो रहा है। और आप आखिरी दफ़ा डेंटिस्ट के पास कब गए थे? जी, आखिरी दफ़ा आप दांतों के डॉक्टर के पास कब गए थे? नहीं गया था, कोई महीना हो गए थे, कोई टेबलेट्स दी थी उसमें कोई। अच्छा,
दांतों का जी आप फिर आंसर सुनिए जी। दांतों का दर्द है, खून भी आता है, गालिबन टैबलेट भी ले चुके हैं लेकिन फिर भी उनको तकलीफ हो रही है। देखिए दांतों का जो दर्द है आपको उसकी वजह कोई ना कोई कैविटी होगी, किसी दांत में आपका कोई सुराख हुआ होगा या कोई कीड़ा होगा किसी दांत में जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। खून आने का तो मैंने आपको बता दिया, खून आना एक बहुत कॉमन मसला है। असल में हम लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते कि जो अपनी ज़बान में हम इसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं या जिंजिवाइटिस कहते हैं, तो वो एक बहुत एक डिजीज़ है जिसको हम डिजीज़ नहीं मानते, क्योंकि मसूड़ों का सूजा होना। जी, मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों की बीमारियां जो हैं ये एक बीमारी है जिसको हम बीमारी कंसिडर नहीं करते। तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए और इसके साथ आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले वो सफाई करेंगे, उसके बाद आपको एक मेडिसिन देंगे, उसका मेडिसिन का कोर्स पूरा करेंगे, आप फिर दोबारा डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा। तो वो इसी तरह से अगर उनसे बचना चाहते हैं तो प्रिवेंशन मैंने आपको बता दी। प्रिवेंशन ये है कि आपने दांत ब्रश करने और आपने नमक वाले पानी से कुल्ली करनी है और किसी भी तेल में थोड़ा सा नमक डाल के आप मसूड़ों के ऊपर मसाज करना है। आपने इलाज कराना है इलाज बाकायदा कि वो किस वजह से खून आ रहा है, क्योंकि उसकी बेशुमार वजूहात डॉक्टर साहब ने बताई हैं। अगले कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मलिक अदीर फ्रॉम एलसी। जी पूछिए। मेरे ना दांत हैं, कभी दर्द होता है और कभी फौरन ही दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, मसूड़ा है मतलब। मसूड़े के अंदर कुछ खाने से होता है, जैसे कुछ ठंडा खा लिया, कुछ इस तरह से होता है? नहीं। अच्छा वैसे जब कोई खाना खाऊं तो जब दांत में जाता है तो वजन आता है तो दर्द बहुत होता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बताइए। ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये कि मसूड़ों में दर्द नहीं होती। ठीक है। मसूड़ों में नर्व एंडिंग से मसूड़े जो हैं दर्द महसूस नहीं कर सकते। आपको जब भी दर्द हो रही है वो दांत में हो रही है, ठीक है। तो मसूड़े एक वजह हो सकते हैं उसके कि मसूड़े ख़राब हों तो उसकी वजह से दांत जो है उसमें दर्द शुरू हो जाए, बट मसूड़ों के अंदर दर्द नहीं होती, ठीक है। तो ये वही जनरल जो ओरल हाइजीन है उसी का मसला है। जिस तरह हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है उसको यही वाला खून आने वाला प्रॉब्लम है, तो उसमें जिस तरह मैंने बार बार बताया नमक वाले पानी से कुल्लियां करें। लेकिन डॉक्टर साहब अगर कोई कैविटी है, फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं ना मैं कुछ खाता हूं तो मुझे लगता है, तो इसका मतलब है कि उनका वो सुराख हो गया और उनको लग रहा है। तो इसका थोड़ा सा बताइए कि जब भी कोई कैविटी किसी को होती है तो उन्होंने फिलिंग करानी है, रूट कैनाल कराना है, वो क्राउन, आप लोगों के इतने सारे, फिर वो डॉक्टर जो है डेंटिस्ट जो है वो बार बार बुलाते हैं, उस वजह से भी बहुत लोग नहीं जाते कि भाई डॉक्टर चले गए तो फिर बार बार बुलाएंगे। इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताएं कि ये क्यों स्टेजेस में होता है, क्यों कैविटी का भरना या रूट कैनाल कराना या उसका क्राउन कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको मसूड़ों से खून आएगा, फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू होगा, फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर खाना फंसेगा और फिर कई दफ़ा मुंह में सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद जो है ना दांत भी टूट सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। कोशिश ये करें कि प्रिवेंशन की तरफ आएँ। हमारा यही है कि हम प्रिवेंशन, इलाज से ज़्यादा जो है ना प्रिवेंशन के ऊपर करते हैं कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें और कोशिश करें कि वो जितना कम से कम ख़र्चे में ना जो आपका दांत वो सेट हो जाए। अब जब बात आती है डेंटिस्ट के पास जाने की तो लोग बहुत अवॉइड करते हैं उसको, ठीक है। असल में जब कैविटी लग जाए या कैविटी बन जाए एक दांत के अंदर तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट के उसको आप एडजस्ट करें, आपका निकालेगा और उस सुराख उसको साफ करेंगे जी, और उसके बीच में हम भराई करेंगे। अगर आप भराई नहीं कराते और दांत नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है, नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये है, हाँ नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि वो जो कैविटी है वो आपकी नर्व तक चलेगी। वंस इट इज हिट द नर्व तो फिर तो आपको दांत में दर्द शदीद शुरू हो जाएगी और वो सारा कोई, उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सवाए इसके कि हम उसकी रूट कनाल ट्रीटमेंट करें। रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन 3 से 4 विजिट्स का एक प्रोसीजर होता है जिसके बीच में हम दांत की जड़ को साफ़ करते हैं और उसके बाद उसको फिर फिल करते हैं। और क्योंकि दांत ख़राब हो गया होता है इसलिए उसको बचाने के लिए उसको खोल चढ़ाना पड़ता है या क्राउन करना पड़ता है। अच्छा। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जितना जल्दी आप उसको डायग्नोस कर लेंगे और रोक लेंगे उतना आप नेक्स्ट स्टेप से बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, होता है ना कि लोगों को जब दांत में दर्द होता है ना तो वो भागे जाते हैं, उस वक्त तो वो पहला स्टेप तो करा लेते हैं जब डॉक्टर ने उसको साफ किया, उसके बाद उनका वो सबसाइड हो जाता है, जाहिर है पेन किलर भी लिया है, एंटीबायोटिक भी ली होती है, उसके बाद वो सोचते हैं शायद इंपॉर्टेंट नहीं है रूट कैनाल कराना, और फिर उन्हें दूसरी दफा दर्द होता है, फिर वो आते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि क्राउन चढ़ाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं क्राउन का खर्चा है, हम क्राउन नहीं चढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि क्यों क्राउन चढ़ाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने की है, ये हमारा कॉमन मसला है। ऐसा ही होता है हर जगह
कि जब दांत में दर्द होता है भागे भागे जाते हैं, ठीक है, जब पहली सिटिंग हुई दांत का दर्द ठीक हो गया, उसके बाद भूल गए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूर दराज इलाकों में पढ़े लिखे लोग, इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो भी इसी तरह करते हैं जो भागे डिसअपेयर हो जाते हैं। सो जो ये वाला काम है उसको अगर आप एक दफ़ा लग के करा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं कराएंगे तो वो बार बार अल्टीमेटली यू विल हैव टू टेक द टूथ आउट, दांत आप अपना ज़ाया कर देंगे। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगला कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से और क्या इशू है? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरी नवासी है महरीब जी। वसीम। उसके मुंह में हर वक्त छाले निकले होते हैं और उसके दांत पीले हैं, और जब ये दांत निकलते हैं तो आगे पीछे होते हैं, टेढ़े होते हैं। तो आप बताएं एज बता दे। एज उसके 9 इयर्स, 9 साल की है और मुंह में छाले निकले होते हैं और दांत पीले भी हैं और आगे पीछे भी वो कह रही है होते रहते हैं। तो इसका क्या है? 9 साल की बच्ची के जो छाले होते हैं वो इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि उसका हो सकता है कि उसकी जो फूड इनटेक, विटामिन डेफिशिएंसी और गैस्ट्रो के मसले। मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होगा कि अगर आप एक दफ़ा किसी मैदे के डॉक्टर को या बच्चों के डॉक्टर को दिखा दें, वो एक दफ़ा मुआयना करके बता सकेंगे कि बच्ची के मैदे में कोई तकलीफ़ तो नहीं है या मैदे की वजह से ये छाले नहीं निकल रहे। तो उसके अलावा जो दांत आपने बताया कि टेढ़े हैं तो वो उसका कोई मसला नहीं है। जब 11-12 साल की बच्ची होगी तो दैट इज़ द राइट टाइम कि हम उसको एड्रेस करें। अगर दांत टेढ़े हैं तो उसको दांत सीधे किए जा सकते हैं, या बहुत एडवांसमेंट होगी या बहुत नए तरीके आ गए तो दांत टेढ़े होना जो है वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, उससे आप परेशान ना हो। और पीले होना भी कोई मसला नहीं है, उसको हम साफ कर सकते हैं। तो जब ये दांत पीले या दांतों के ऊपर लाइंस या इस तरह की मसाइल होते हैं तो बहुत सारे विटामिन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की तरफ जो है ना इशारा कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से दांतों के ऊपर असरात आते हैं, मुंह में छाले होते हैं। आपने जाके उनका पूरा डिटेल ब्लड टेस्ट कराना है और फिर उस डेफिशिएंसीज को ओवरकम भी करना है। अब जब हम पीले दांतों पे आते हैं, बेशुमार एड्स चल रहे होते हैं कि ब्लीच करा लें या ब्लीचिंग क्रीम्स यूज़ कर लें, हमें सफ़ेद दांत चाहिए। तो ये एक तो ये कितना ही सेफ़ है ये ब्लीचिंग जो है, और ये जो ओवर द काउंटर ब्लीचिंग है ये सेफ़ है कि नहीं है, या हमें क्या यूज़ करना चाहिए, या ये जो कहते हैं बेकिंग सोडा लगा लो, व्हाट्सएवर, हाउ सेफ इज़ दैट? देखिए जहाँ तक बात है बेकिंग सोडा की, तो वो तो एक वो होम रेमेडी है, उसको बीच में तो कोई उसको देसी टोटका है, उसके बीच में कोई हर्ज नहीं है इस्तेमाल करने में। बिकॉज बेकिंग सोडा समथिंग विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन योर किचन। आप किसी वक्त भी जाएं तो टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें उसको और देख लें। बहुत जल्दी तो उसका रिजल्ट नहीं आता, बट उसका रिजल्ट आता है डेफिनेटली, इट हेल्प्स, और उसमें कोई हर्ज नहीं है इस्तेमाल करने में। जहाँ तक बात है वाइटनिंग सॉल्यूशंस और ये जो ब्लीचिंग वाला है, तो इसके बीच में एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी वाइटनिंग क्रीम या जो ब्लीचिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो बेसिक उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जब लगा रहे हैं आप दांतों के ऊपर, तो वो उसको प्रोफेशनली लगाया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप ओवर द काउंटर किट ले लें या जो घर में इस्तेमाल करने वाली किट है वो ले लें। उससे नुकसान ये होगा कि वो जो उस किट के जो जब वो मटेरियल है वो निकलता है और मसूड़ों को डैमेज करता है, तो मसूड़ों के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आपने ब्लीचिंग या वाइटनिंग करानी है तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सही अमाउंट लगाना है, उतने देर के लिए लगाना exactly, है, हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, शाजिया बात कर रही हूँ मैम, बिहारी से। जी बताइए। तो ये डॉक्टर साहब के से ना पूछ के बता दें, मैंने 3-4 साल पहले ना ये ऊपर वाले मेरे दांत ना बिल्कुल वो भुरना शुरू नहीं हो जाते, जैसे साइडों से टूट गए, थोड़े थोड़े टूट रहे थे, तो वो बीच में से 2-3 मुझे निकलवाने पड़े थे। तो उसके बाद मैंने ना उनके ऊपर वो क्राउन चढ़वाया था, लेकिन अब वो जो है तकरीबन 6-7 महीने हो गए, वो ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा जिल्द के साथ से वो हट रहा है, और मुझे ऐसे फील होता है जैसे उसके अंदर ना कोई चीजें जरात जो हैं, इतना अच्छा बुर्श करने के बावजूद वो जैसे अंदर जरात चले गए हैं। तो वो मैंने 2 दफा अपने डॉक्टर को, जिनसे मैंने वो फीलिंग वगैरह करवाई थी ना, उनको दिखाया है, तो वो कहते कि कोई मसला नहीं है, ये ऐसे ही हो जाता है, थोड़ी सी उसमें जगह होती है दांतों के ना दरमियान में कुदरती। तो ये प्लीज बता दें डॉक्टर साहब से पूछ के कि ये क्यों हो रहा है। और वो मुझे ना खुद भी फील होती है जगह, जैसे फूले फूला नहीं हो जाता इस तरह, और साथ ना मेरे मसूड़े भी थोड़े दिनों बाद ही वो कोई ना कोई छाला बन जाता है मसूड़ों के पास, जैसे मुंह नहीं मतलब हो जाता। हाँ जी, तो ये प्लीज मुझे आप बता दें। थैंक यू, बहुत डिटेल्ड इनकी एक्सप्लेनेशन थी। जी
असल में हमने ये पूछा नहीं उनसे कि डेंटिस्ट के पास ये कब गए आखिरी। गई है, उन्होंने कहा है ना मैं अभी गई थी। ठीक है, तो इनके साथ हो ये रहा कि जो दांत है इनके जो भुरने वाला काम है वो बहुत लेटेस्ट स्टेज में आता है कि जब दांत का डिके स्टार्ट हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जब दांत डेड हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता भुरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका अब जो क्राउन इन्होंने किया हुआ, बाकी जो दांत ज़्यादा भुर रहे हैं उसको भी हमें अनफॉर्चुनेटली क्राउन करके उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अच्छा, तो ये जो इम्प्लांट्स होते हैं जो टोटल आर्टिफिशियल दांत लगते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्राउन के बजाय पूरा का पूरा वो लगा दें? बिल्कुल, इम्प्लांट जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इम्प्लांट, लेकिन तब होता है कि जब दांत आपका ना मौजूद हो, हाँ। निकल गया हो या निकाल दिया गया हो, तो उसके बाद हम उसको जो दांत की जड़ है उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इम्प्लांट यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम पूरा दांत लगा देते हैं। क्योंकि ये कह रही है ना कि बार बार वो दांत जो है वो भुरभुर हो जाता है, फिर बीच में जगह भी हो जाती है और फिर उनको वो रेत सी महसूस भी हो रही है। हाँ, वो रेत तो वो जब टूट रहा है वो तो जी जी जी। तो ये दांतों के टूटना, इसी ब्रिटल टीथ और नेल्स जो हैं, ये किस चीज़ की अलामत हो सकती है कि आपके दांत इतनी आसानी से टूट रहे हैं? यूजुअली जो इस एज में होता है इसमें ये सिर्फ ये नेग्लिजेंस की वजह से होता है कि आपने पहले एहतियात नहीं की हुई और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा सड़ गया। हाँ, वो हो गया। जब हर दांत की अपनी एक खून की सप्लाई होती है, ठीक है, जब वो खून की सप्लाई उसकी मुतासर होती है कि दांत डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन, उसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। फिर पहले जब आपको दांत में दर्द शुरू होता है, आप एहतियात नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब डेड हो जाता है तो उसकी ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर ये दांत भुरना शुरू कर देता है। और जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स या जो लोग इस तरह की चीज़ें नस्वार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कितनी मुतासर हो रही होती है जिसकी वजह से उनके दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं? लेकिन जहाँ तक स्मोकर्स का ताल्लुक है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। आई वांटेड टू एड्रेस दिस कि जो ओरल कैंसर है उसकी अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो उसकी प्रिवेलेंस है, जो मौजूदगी है ओरल कैंसर की, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। उसकी वजह एक तो ये छालिया और इस तरह की चीज़ें हैं, फिर ये सुपारी, एग्जैक्टली, और हाँ, नस्वार बिल्कुल। तो सिगरेट भी उसके बीच में होता है, लेकिन सिगरेट उतना हार्मफुल नहीं है जितनी कि वो डायरेक्ट आप जो रख लें, कोई चीज़ अंदर तंबाकू रख लें या कोई जिस तरह की बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, हाँ, तो वो उसका है। ओरल कैंसर जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको बायोप्सी करेगा उस जगह नहीं, पहले तो सिर्फ उसको देखेंगे कि जी वो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसके साथ देखेंगे। अगर आपको अपने मुंह में, ख़ास तौर पे स्मोकर्स को या जो छालियाँ लेने वाले हैं उनको अपने मुंह में किसी किस्म की चेंजेस महसूस हो रही हैं, ठीक है, कोई छाले निकल रहे हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, कोई ऐसा दर्द है, गले का दर्द है या जो नहीं जा रहा, बार बार हो रहा है, ठीक है, और कोई ऐसे कोई रेड या वाइट कोई लाइंस हैं, पैचेस हैं जो के अंदर आपको नज़र आ रही हैं और जो नहीं जा रही, तो वो एक अलार्मिंग फैक्टर है, उसको रेड फ्लैग है, उसको आपने फौरी तौर पे जाके एड्रेस करना है। किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं, बेहतर है किसी सर्जन के पास जाएं जो कि आपको एग्जामिन करेंगे और वो आपको बताएंगे फैलने से पहले उसको ट्रीट कर देंगे। जी 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 जी। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद। जी बताइए। बेटा मेरा वो तकरीबन 3 साल का है, उस फ्रंट वाले जो दांत है ना वो ब्लैक निशान पड़ रहे हैं ऊपर वाले दांत में। ठीक है, ये डॉक्टर से पूछना क्या मसला है, क्यों हो रहा है? 3 साल का बच्चा है, वो कह रहे हैं निशान पड़ना शुरू हुए या पहले से है? पहले से है या अभी पड़ना शुरू हुए हैं? अभी शुरू हुए हैं, पहले ठीक थे वो। पहले ठीक थे, ठीक है, और अभी सामने वाले दांतों पे ब्लैक निशान पड़ रहे हैं। ठीक है। जो अमूमन डिस्कलरेशन होती है दांतों की, ये किसी मल्टीविटामिन की वजह से या अगर इनकी मदर, क्योंकि बच्चा बहुत यंग है अभी, तो मदर ने कोई प्रेगनेंसी में कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल की हो तो उसकी वजह से हो सकता है। बट क्योंकि इनका अभी पढ़ना शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा खुद कोई ऐसी खुराक ले रहा है जिसकी वजह से कई जगह पे आयरन जो है वो ज़्यादा होती है पानी में भी और बाकी भी, तो वो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्योंकि अभी बच्चे की उम्र इतनी नहीं है, ये दांत गिर जाने हैं, तो दूसरे जो पक्के दांत आने हैं वो तकरीबन
आप समझें कि 6-7 साल के बाद ही वो शुरू होना है पक्के दांत आना। तो उसको अगर उसके बीच में काले निशान है तो वो हमें परेशान करेगा, लेकिन ये भी 3 साल के बच्चे में कोई ऐसी परेशानी अच्छा, की बात लेकिन नहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ये इनको ये ट्रेंड हो गया है कि ये गंदी चीज़ें खाना लगते हैं, जैसे चॉकलेट्स या कैंडी या टॉफ़ी या कोलास, और स्पेशली इनके अंदर सारे डाइज और केमिकल्स और बहुत ही क्रोजिव किस्म का मटेरियल होता है, और वो उसके ऊपर सक करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली ना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर सक करते हैं और आदत हो जाती है और उनका पेट भी उसी से भर जाता है, तो वो अच्छी न्यूट्रिशियस गज़ा नहीं खाते। तो एक तो न्यूट्रिएंट और विटामिन डेफिशिएंसी तो होती ही है, साथ इन डाइज और इन क्रोजिव से भी तो उनको बहुत होता है। तो ये जो एसिडिक ड्रिंक्स हैं या ये एसिडिक किस्म की कैंडीज़ हैं, या मुस्तकिल कैंडी मुंह में रखना या टॉफ़ी को चूसना, इसके असरात भी बता दीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। इसमें दो वो हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ बारी बारी। पहली बात तो ये कि हमारा एक मिथ है कि जो शुगर कंजम्पशन है उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक है इसके साथ, दांतों की ख़राबी के साथ या कैरीज़ के साथ, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, आपने बच्चे को अगर मीठा देना है तो आप दे दें उसको, सिर्फ टाइमिंग मैटर करती है। ठीक है, कि आप उसको जितनी मर्जी टॉफ़ियाँ खिला दें, जो मर्जी चिप्स खिला दें, हाँ, लेकिन उसके बाद उसने ब्रश अगर कर लिया है तो ही इज़ गुड, वो कोई नहीं मसला। आपका ये प्रोग्राम देख के बच्चे बहुत खुश तो होंगे। उसको कोई मसला नहीं है, बच्चे बेशक टॉफ़ी खाएं, चॉकलेट्स खाएं, जो भी खाना है, उसके बाद दांत साफ लेकिन एक करें। लिमिट में खाएं ना। हाँ, लिमिट पे खाएं। दूसरा, स्पेशली कोशिश ही करें वालिदैन के रात को बच्चों को जो दूध की बोतल लेके सोते हैं उनको दूध की बोतल लेके ना सोने दें। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें चीनी ना डालें। ठीक है, या अगर वो रात को बच्चा सो गया है दूध की बोतल लेके, तो कोई वो दुपट्टे से या किसी भी कपड़े से गीला करके उसको दांतों को साफ कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहैसियत एक कौम हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं कि ज़वाल का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। हमारी खुराक जो है ना, जो हमारी जितनी ज़्यादा मिलावट हो रही है हमारी खुराक में, बच्चों की स्पेशली खाने पीने की चीज़ें, और ये बच्चों की जो कैंडीज़ हैं और ये वाली, ये अल्लाह माफ़ करे, ये तो बिल्कुल ही जो है ना, हर किस्म की डाइस, हर किस्म का कोला, हर किस्म की जो भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैं, जो भी चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ें, प्रोसेस्ड मीट, ये सब बच्चों के लिए ज़हर है। ठीक है, सिर्फ दांतों के लिए नहीं, बाकी पूरे जिस्म के लिए। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों की खुराक को बहुत ज़्यादा देसी या ऑर्गेनिक रखें, हाँ, और खालिस रखें उसको। किसी भी किस्म की ऐसी चीज़, ये जो कैंडीज़ हैं, चिप्स हैं, और ये जो जंक फूड जितना भी है, उससे जितना ज़्यादा आप बच्चे को परहेज़ कराएंगे, वो ज़हनी भी और फिजिकल भी उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, हमारा मसला है डॉक्टर साहब से पूछना है कि 10 साल का 9-10 साल का बच्चा है जी, हाँ, बिल्कुल दंद तो खवी गए ने, तो थले मुड्डियां रह गई ने, वो निकलते नहीं पे दंद पे। ठीक है, पेस्ट करदियां भी कहता है दर्द होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसके दांत नहीं निकल रहे, गिर गए उसके दांत। देखिए, ये कुछ बच्चों में बीमारी होती है, बट इसकी जो रेशो है बहुत कम है। ऐसा नहीं होता कि ये, हम वैसे डर जाते हैं कि जी दांत नहीं निकल रहे, पक्के दांत नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल एक बीमारी इस तरह की मौजूद है जिसमें बच्चों के पक्के दांत जो हैं वो सही तरह से बनते नहीं हैं और वो बाहर नहीं निकलते बहुत सारे लोगों के। बेहतर ये होगा कि आप इनका एक एक्सरे करा लें और किसी डेंटिस्ट से एक दफ़ा मशवरा कर लें, क्योंकि जब वो एक्सरे करेंगे तो उसमें जो जबड़ा है उसके अंदर अगर दांत मौजूद हैं या जिस भी हालत में है तो वो सारे सामने आ जाएंगे। और इस बीमारी का नाम क्या है जहाँ नहीं निकलती, और उसका हल क्या है? हाँ, ये उसका हल, देखिए उसकी वजूहात क्या है। उसकी वजूहात पहले ये होती हैं कि उसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा उसमें ये होता है कि उसके बीच में आपको बच्चे को न्यूट्रिएंट्स जो है, जो विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह वो नहीं मिल रहा। ठीक है, जो मेजर उसका होता है ना वो जेनेटिक ही होता है। अच्छा। ठीक है, एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से वो दांत उसके बन नहीं पाते ठीक तरह से और वो निकलते नहीं हैं। उनको फिर आर्टिफिशियल डेंचर्स वगैरह कुछ लगाया जा सकता है? जी, उसके बहुत सारी इलाज तो बहुत सारे हैं, बट जो इन्होंने बताया, मैं स्टिल कंफ्यूज के एज बच्चे की 9 साल की है, उसमें उसके जो कुछ पक्के दांत वो आ जाने चाहिए थे। बेहतर ये होगा कि एक्सरे करा लें, एक तो एक्सरे करा लें, मुआयना करा लें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करा लें, और जैसे डॉक्टर साहब पहले भी कह चुके हैं कि विटामिन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को ज़रूर एड्रेस करें। अपने बच्चे की खुराक और सप्लीमेंट्स उसको दे सकते हैं डॉक्टर के टेस्ट के बाद, ताकि उसको किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो। अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? मिसेस फ़हीम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या है आपका सवाल? सर से मैंने ये पूछना है, मैंने कहा दांतों के बारे में तो बता दिया, लेकिन जब दोबारा हम ढांचा लगाते हैं, एक तो उनके कलर डिफरेंट होते हैं, क्या मटेरियल का कोई फर्क है? और दूसरा ये कि उनको कैसे साफ किया जाए दोबारा जो लगाते हैं? डेंचर्स की बात कर रही हैं?
जी जी चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो कह रही है डेंचर्स की केयर या मतलब उसका कलर डिफरेंस या जो भी उसकी हाइजीन उसकी और उसकी मेंटेनेंस, और वो कितने दिन तक रहता है, मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू चेंज इट? अच्छा, डेंचर या क्राउन जो भी लगाते हैं इसको हम डेंटल प्रोस्थेसिस कहते हैं, क्योंकि ये जब दांत आपके गिर जाते हैं या ख़राब होते हैं तो उसके बाद जो चीज़ आती है। जहाँ तक कलर का ताल्लुक है तो वो तो आप जिस डेंटिस्ट से आपने बनवाया उसके साथ आप जाके जो उसका शेड है वो अपनी मर्ज़ी का आप चूज़ कर सकते हैं कि कितना आपको सफ़ेद चाहिए और कितना आपको पीला चाहिए, ठीक है। तो अपनी यूजुअली हम ये करते हैं कि जो बाकी ओरिजिनल दांत मुंह में मौजूद होते हैं उसके साथ उसके शेड को मैच करते हैं, ठीक है, जस्ट टू गिव इट अ नेचुरल लुक। कि वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा तो बहुत दूर से आर्टिफिशियल लगेगा, आप दरवाजे से दाखिल होंगे तो मैं बता दूंगा कि नकली दांत लगाए हुए डॉक्टर साहब। पहले तो लोग सोने के लगाते थे। हाँ, सोने के लगा। खैर अब उसका तरीका ये है कि अगर डेंचर आपका लगा हुआ है तो डेंचर रिमूवेबल है, तो आप उसको उतार के आइडियली आपको रात को उसको ग्लास में रख देना चाहिए। उसकी डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स मिलती है, उसमें पानी में डाल दें, उससे वो सफाई हो जाती है। डेंचर के अलग से ब्रश मिलते हैं उसको साफ़ करने के, वरना आम ब्रश जिससे आप दांत साफ कर रही हैं उसी से आप डेंचर को साफ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है फिक्स्ड उनकी जो फिक्स ब्रिज या फिक्स क्राउन्स लगे हुए हैं आपके, वो तो ज़ाहिर आप नहीं उतारेंगे, उसको आपने वैसे ही साफ़ करना है जैसे आप अपने दांतों को साफ़ करते हैं उसी ब्रश के साथ। ये जो ब्रश के बारे में कहा जाता है कि हार्ड होना चाहिए या उसके ब्रिसल्स को सॉफ्ट होना चाहिए, या कितने फ्रीक्वेंटली आपको अपना ब्रश चेंज करना चाहिए, और ब्रश की को स्टोर कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करें, क्योंकि अक्सर वो जो है ना बिल्कुल आपके फ्लश के पास पड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर छींटे पड़ रही होती हैं। जी 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 बिल्कुल, गोज ऑन फॉरएवर। ब्रश चेंज करने का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक कि वो बिल्कुल वो ना हो बन जाता है फिर। ऐसे ही उसके बहुत सारे आगे जो है ना स्टेप बाय स्टेप उसकी एवोल्यूशन होती रहती है। खैर कोशिश ये करें कि अपना ब्रश आप 6 महीने में कम से कम चेंज कर लें, 6 महीने कम से कम 6 महीने में चेंज कर लें। मीनवाइल अगर बीच में आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई बीमारी हुई है तो जैसे ही आप बीमारी से रिकवर करें आप उस ब्रश को फेंक दें और एक नया ब्रश ले लें, ठीक है। दूसरी बात है कि जहाँ तक उसकी केयर का ताल्लुक है, कोशिश ये करें कि अगर आपने उसको बाथरूम में रखा हुआ तो उसको कवर्ड ब्रश आप लें और उसको रखें, या उसको किसी कैबिनेट वगैरह में रखें और उसको साफ़ कर दें, पहले इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह वॉश कर दें। और बस ये मीडियम और हार्ड का आपने बताया, यूजुअली लोग सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं। अब ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ बहुत सख्त है और आप बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं तो फिर आप एक सॉफ्ट ब्रश ले लें, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट ये है उसके पीछे कि मसूड़ों को डैमेज नहीं करना, ठीक है। यूजुअली वी रिकमेंड मीडियम ब्रश, ठीक है। मीडियम ब्रश जो है वो एक 90% आबादी के लिए उसकी नीड्स को तो मैं आना रवि हमेशा अख्तियार करें अपने रवैये में भी और अपने ब्रश में भी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ, जिला कोटली कश्मीर से। जी बताइए। मैं डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरे जो दांत हैं में अक्सर दर्द रहता है, तो मैंने स्पेशलिस्ट हैं डेंटल उनसे चेकअप भी करवाया है जी। तो वो मैंने ये पूछना है कि हम उसके लिए हमें मसवाक इस्तेमाल करनी चाहिए या जो टूथपेस्ट को रिकमेंड कर दें अच्छे से, क्योंकि बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप मसवाक इस्तेमाल करें आप, क्योंकि कश्मीर में जो है ना मसवाक ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कश्मीर से है, मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, पूछ रहे हैं मिसवाक बेहतर है या ब्रश? मेरा ख्याल है इस्तेमाल पे होता है कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नवीद भाई इस तरह है कि अल्लाह के नबी ने जो बताया मसवाक इस्तेमाल करने का, तो उसके पीछे कोई वजह है, कोई हिकमत है। मसवाक की बहुत सारी खसूसियात हैं और मसवाक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ ये है कि मॉडर्न डेज़ में हम ब्रश को भी नहीं छोड़ सकते पूरी तरह से। उसकी वजह ये है कि आजकल की जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम सख्त जो है कच्ची सब्जियां कच्चे फल नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये जो कच्ची सब्जियां और कच्चे फल और ये जो इस तरह की सख्त चीज़ें होती हैं, ये भी दांतों की सफाई करती हैं। जब आप उनको चबाते हैं तो साथ साथ आपकी सफाई भी हो रही है। आप ये नोट करेंगे कि जो साइड आप इस्तेमाल नहीं करते 5-6 महीने के लिए, तो वो साइड ज़्यादा गंदी हो रही होती है मुंह में, और दूसरी साइड जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ होती है। तो कोशिश ये करें कि आप ब्रश करें, लेकिन साथ साथ मसवाक को भी अपने उसमें हाँ ज़िंदगी का हिस्सा बनवाएं, मसवाक को ज़रूर यूज़ करें। दर्द होता है तो दर्द का भी उनको फिर बता दीजिए कि जाके चेकअप करा के। दर्द को जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, दर्द आपको जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा होगा, ठीक है, और कोई ना कोई कैविटी होगी जिसकी वजह से दर्द होगा जी। तो वो कैविटी जो है उसका कोई इलाज नहीं है ऐसा, उसके लिए कोई टोटका काम नहीं करेगा, आपको अनफॉर्चुनेटली डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और वो हम जितना मर्जी कहें हम नहीं जाते, हमें जाना जरूर पड़ेगा और बार बार जाके उसको एक ही दफ़ा
पूरा हल उसका जो है वो कराना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ओरल कैंसर्स की आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जिस तरह ये अंदर एक ज़ख़म हो जाता है, ज़ख़म में से खून आने लगता है या पीप आने लगती है या आपको शेप कहीं चेंज हो गया, कोई फोड़ा हो गया, तो उसका मुआयना कराना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि अगर आप वक्त पे मुआयना नहीं कराएंगे, हम इसको इग्नोर करते रहेंगे, तो किस तरह वो कैंसर पूरे के पूरे जिस्म में फैल भी जाएगा। तो इसलिए उसको जितना जल्दी करा सकें, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा। कैंसर तो हर किस्म के कैंसर का यही बेसिक जो क्योंकि लोग इसको इग्नोर करते ना, सोचते हैं छाला है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बिल्कुल जी। कोशिश ये करें कि मुंह में किसी किस्म की चेंजेस हैं उसको आप फौरी तौर पे एड्रेस करें, उसके ऊपर ज़रा अपनी जो है नज़र रखें। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म की चेंजेस आ रही हैं, आपको कोई मिर्चा मसाला मुंह में ज़्यादा लग रहा है, एकदम से लगना शुरू हो गया ज़्यादा, ठीक है, छाले कोई बन रहे हैं जो नहीं ख़त्म हो रहे, गले में दर्द हो रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा, कोई ऐसा वज़न भी तेज़ी से गिर रहा है, वज़न गिर रहा है, तो वो आप फौरी तौर पे बुखार हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको फिर आप डॉक्टर को दिखाएं, एड्रेस करना है। कॉलर की जाने पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए। तो मैं आपका प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, खासतौर पे जो डॉक्टर साहब इतनी चीज़ें हमें बता रहे हैं हमारी एहतियात के लिए, तो अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा मुझे मैडम ये बताइए कि ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि महीने में 6 मरतबा, खैर मैं जिस डेंटिस्ट के पास जाता था वो तो मुझे कहते थे कि आप अपना ब्रुश देख लें कि इसकी कंडीशन क्या है, वरना 3 महीने में चेंज करवा दें। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिन में कम से कम कितनी मरतबा जो है ब्रुश करना चाहिए और खुसूसन खाने के कितनी देर बाद ब्रुश करना चाहिए। वो टूथपेस्ट का मुझे बता दें कम से कम कि कौन सा मतलब टूथपेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, मैं अपनी फैमिली के लिए खासतौर पे ना ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बताया था 2 वक्त आप जरूर ब्रश करें नाश्ते के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत से लोग पहले ब्रश करते हैं नाश्ते के बाद और सोने से पहले। अब टूथ ब्रश पे तो उन्होंने कहा कि अब 3 मंथ्स में भी चेंज कर दे, वो भी सही था, लेकिन मैंने कहा ना कि कम से कम 6 महीने के बाद, 6 महीने में एक दफा कम से कम जी। वो कीपिंग में लोग कहेंगे ना यार ये खर्चा बहुत करा रहा है, तो वो जो है ना कि कम से कम। लेकिन टूथपेस्ट क्योंकि हर एड में हम बिलीव करते हैं जो ज्यादा पसंद आ गई उसके वो वाला टूथपेस्ट जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट अमूमन सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। मेडिकेटेड टूथपेस्ट कोई भी हो जिसमें दवाई मिली हो उसको हम रेकमेंड नहीं करेंगे। ये जो फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं जिसको इतना ज्यादा कहा जाता है, आमतौर पे हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। जी हर टूथपेस्ट। इज इट गुड और इज इट बैड? इज इट गुड? यू नो दैट्स गुड पार्ट कि आपका फ्लोराइड आपको रेडिली अवेलेबल है, टूथपेस्ट में आसानी से मिल रहा है और हर टूथपेस्ट में तकरीबन फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, हाँ, और मेरे ख्याल है फ्लोराइड के बगैर टूथपेस्ट मार्केट में बहुत कम है कि जो हाँ वो। तो कौन सा नहीं यूज करना चाहिए? मेडिकेटेड टूथपेस्ट। उसमें क्या होता है? दवाइयाँ होती हैं, जिस तरह से कोई खास किसी मकसद के लिए कोई टूथपेस्ट है तो वो यूज़ ना करें, ठीक है। तो बाकी आम टूथपेस्ट जो भी है वो। अच्छा कोई एक डेंटिस्ट हमारे पास आए थे, उन्होंने ब्लू और रेड स्ट्रिप्स का बताया था हमें कि आप पीछे देखें ब्लू स्ट्रिप होगी, रेड स्ट्रिप होगी, वो क्या है? असल में वो ये सारी सोशल मीडिया की कहानियां हैं जी। जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उनमें से आधी जो होती हैं वैसी होती हैं, उसको ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं उसके ऊपर। अब वो मैंने कई दफ़ा स्टोर्स में देखा है, वो लोग नीचे देख के जी काली है कि लाल है कि वो पीली है, तो वो उसका कोई बहुत सिंपल टूथपेस्ट जो होता है जो हमारा वाइट टूथपेस्ट होता था वो सिंपल बेहतर है। जिस तरह आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपने बताया, आपने हमें अप्रिशिएट भी किया। बात यह है कि जो बच्चों के लिए आप ख़ास तौर पे ध्यान करें कि बच्चों की टूथपेस्ट एक कुछ मुख्तलिफ तरह की टूथपेस्ट आती हैं जो बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल हैं और रिकमेंडेड है, तो बच्चों के लिए ज़रा चूज़ करके ले लें अच्छी सी टूथपेस्ट। कोई फ्लेवर्ड टूथपेस्ट हो तो बच्चे शौक से इस्तेमाल कर लेंगे उसको, ठीक है। और बाकी आपकी जो फैमिली है उसके लिए तो चारकोल एक्टिवेटेड टूथपेस्ट, ब्लैक टूथपेस्ट का आजकल वो है, हाउ इज दैट? इज इट जस्ट अनदर फसाड या उसमें भी कोई गिमिक? बस वो आप कहते हैं हाँ, उसके कोई हो सकता है कि उसके कोई फायदे हों लेकिन अभी तक कोई मेडिकल साइंस में कोई प्रूवन उसका काला टूथपेस्ट करो क्योंकि चारकोल ऑब्वियसली प्यूरिफिकेशन के लिए तो यूज होता है आपका चारकोल या कोयला, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कोयला या राख जो है वो मलना शुरू हो जाए। हाँ चारकोल एक्टिवेटेड टूथपेस्ट वगैरह आप वैसे यूज कर सकते हैं, चेंज करते रहें ताकि किसी एक का भी नुकसान ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं समझते, जो कि आपस में एम्प्लॉयज भी जब आप काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट टीचर भी, मैरिटल रिलेशन में भी मुंह से बू आना, और किसी को भी इंसान कहते हैं कि भाई आपके मुंह से बू आ रहा है तो अगला ऑफेंड हो जाता है। कॉलर लेते हैं और फिर इस टॉपिक के ऊपर जरूर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं अब सतार बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी बताइए।
अर्ज ये है कि डॉक्टर साहब जो है कहाँ तशरीफ रखते हैं, कौन सा अस्पताल में है? ठीक है, बिल्कुल। डेंटल कंसल्टेंट से F7 मरकज में। एक मिनट बंद नहीं करना, मेहरबानी होगा आपका। मेरे जो मुंह में दांत, आखिरी वाला दांत नहीं, दूसरा दांत के नीचे जख्म है जो कुछ है, वो मैं रोटी जब चपाता हूँ उस वक्त कुछ दर्द वगैरह महसूस होता है। दूसरा बात ये कि खून नहीं आता है, जैसा मुझे महसूस होता है जैसे जख्म जैसा। आपकी उम्र बता दे? 60 साल है। बाकी दांत तमाम ठीक ठाक है, लेकिन एक दांत जो दाढ़ वाला है वो उसमें थोड़ा समझ वो नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये डॉक्टर साहब का इसम मुबारक क्या है, नाम क्या है? जी मैं बताती हूँ अभी। अब्दुल सत्तार साहब, आप स्मोकिंग करते हैं? पहले आपका नाम और पता इनको बता देते हैं। आप स्मोकर हैं कि नहीं ये बता दें। ये कुछ भी नहीं, शुरू से लेकर 5 साल में मैंने कुछ नहीं किया ना। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर बिलाल कुरैशी है, डेंटिस्ट हैं, द डेंटल कंसल्टेंट्स F7 मरकज इस्लामाबाद में प्रैक्टिस भी करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इनका एक दांत है वो उनको तकलीफ दे रहा है, 60 साल की उम्र है और वही मुस्तकिल उनको तकलीफ दे रहा है, खून वगैरह। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब दांत में कैविटी होती है और उसको एड्रेस ना किया जाए, उसका ख्याल ना किया जाए, तो वो कैविटी बढ़ के नर्व तक चली जाती है। जब नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो उसके बाद फिर ये स्वेलिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये जो ज़ख़म बना हुआ प्रॉब्ली एब्सेस कोई इनका बना हुआ है नीचे, जो जिसमें कोई शायद मवाद जमा होगा, पीप वगैरह होगी, उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, उसके बगैर कोई हमारे पास। ये डेंटल एब्सेस की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को पीप जमा हो जाती है, दुखता है, लाल होता है, पीप होती है, वो दर्द हो रही होती है, साथ बुखार होता है। इसके बारे में भी उनको बताएं कि कितना ज़रूरी है कि उस पीप को ड्रेन करना सिर्फ ओरल एंटीबायोटिक्स या सिर्फ दवा खाने से काफ़ी नहीं है, जाके उसकी सफाई करवाना कितना ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक जो है वो हेल्प करती है उसके बीच में, बट एंटीबायोटिक इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन कि आप समझें कि मैं एंटीबायोटिक खा लूँगा और मैं ठीक रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसको इलाज उसका बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा, ऊपर से आप जितना मर्जी उसको कर लें, सफ़ेदियाँ जितनी मर्जी कर लें, तो जब तक ऊपर से लीपा पोती नहीं काम गया। हम कर रहे थे मुंह के बू की बात कर रहे थे, हैलिटोसिस या स्मेल की, तो उसका बताइए कि जो रह जाता है कैविटीज़ के अंदर, खाना सही तरह से साफ़ ना करना या खून का आना, ये कौन सा रीज़न है मेनली बैड ब्रेथ का, और कैसे लोग इसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि आपके मुँह से बू आ रही है जो आपको नहीं आ रही। ठीक है, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि आपके जो मुंह की सफाई है उसका ताल्लुक है पूरे जिस्म की सेहत के साथ। ठीक है, अब ये जो मुंह से खून आना, जो बदबू आना है, जिस तरह आपने बताया कि भपके आ रहे हैं, बदबू क्या वो सारा कुछ, तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। ये रिलेटेड हो सकता है आपके मैदे की सेहत के साथ। ठीक है, आपके जो मुंह की जनरल ओरल हाइजीन है उसके साथ, कि आप उसमें खाना फंस रहा है, सफाई आप नहीं कर रहा, ब्रश नहीं करते आप, और मुंह की सफाई का ख्याल नहीं कर रहे। एक जो बहुत कॉमन मसला है वो इस तरह से होता है कि यूजुअली जो लोग अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते या पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीते, तो उनके मुंह से जब भी मुंह खुश्क होगा थोड़ी देर के लिए, तो उसमें से हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ये हम एक हल्की वाली स्मेल की बात करें, वो जो दूसरी वाली है वो हैलिटोसिस जो है वो तो प्रॉपर, उसके पस या एब्सेस होगा तब भी एग्जैक्टली उसमें तो बहुत सारी वजूहात हैं। कोई एब्सेस होगा, दांत में कोई फंसा होगा, या जी या मैदे की कोई बीमारी होगी, किसी जगह पे कोई इन्फेक्शन होगा, या कोई और जिस्म में कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वो आ रहा है। तो दूसरा मैं रेकमेंड करूँगा कि गर्मियों में स्पेशली आप कोशिश करें कि हर आधे घंटे के बाद 2-3 सिप पानी के जो है ना वो ले लें, ताकि आपके मुंह से बू ना आए और वो हाइड्रेटेड रहे। मुंह में कोई चीज़ आप रख सकते हैं, जिस तरह लोग वो रखते होते हैं, इलायची रखते हैं, ठीक है, या च्युइंगम रख लें, ठीक है, उससे भी सॉफ्ट भी तो अच्छे होते हैं। सौंफ, हाँ, कोई भी चीज़। लौंग का क्या रोल है? लौंग को कहा जाता है कि भाई दांत में दर्द हो रहा है या कहीं पे सोजिश या इन्फ्लेमेशन है तो लौंग रख लो, तो लौंग जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो डज इट एक्चुअली हेल्प यू? यस, इट डज, क्योंकि क्लोव ऑयल के अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक उसकी अपनी है प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर वो थोड़ा सा उसको काम डाउन भी कर देता है। हाँ, थोड़ा वर्क्स लाइक यू नो, आप समझ लें कि लोकल एनेस्थीसिया जिस तरह आपने दिया उस तरह तो अच्छी बात है। मतलब अगर किसी को दांत में बेहद दर्द शुरू हो गया, तो जैसे वो आइबुप्रोफेन या एंटी इन्फ्लेमेटरी लें और डॉक्टर के उससे एंटीबायोटिक शुरू कर दे, जब तक कि वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, तो वो साथ लौंग रख सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो गागल करें विद नीम गर्म पानी के अंदर नमक मिला के, और फिर नमक के साथ ऑयल जो है वो, मैं सम अप थोड़ा सा करी हूँ कि हम एंड में पहुंच रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को ये
ये बता दें कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी ओरल हाइजीन जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मुंह की कुल्ली करनी है, खाने के बाद ना सिर्फ कुल्ली करनी है बल्कि फ्लॉस लेकर, धागा लेकर साफ करना है कि दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो भी आपका निकल जाए। 2 दफ़ा ब्रश एटलीस्ट करना है, स्पेशली नाश्ते के बाद और खाने से पहले। और जिस तरह उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा गरारे करेंगे विद योर गर्म पानी एंड नमक, इट इज़ एक्चुअली बेटर फॉर यू। डॉक्टर साहब बस जाते जाते एक बात बता दीजिए कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या वो चीज़ खानी चाहिए कि आपके दांतों की हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, मैंने जिस तरह बताया अभी बच्चों के लिए जिस तरह है, कोशिश करें कि स्टिक टू ऑर्गेनिक थिंग्स, कि जो खालिस चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करें। जितना आप बचेंगे ऐसे जो चीज़ें हैं जो कि सिंथेटिक हैं या प्रोसेस्ड हैं, उनसे बचेंगे तो वो उतना ज़्यादा आपके दांतों की जो सेहत है। बी ओरिजिनल बाय ओरिजिनल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल कुरैशी, आज हमारे साथ थे, डेंटिस्ट। उन्होंने आपको बताया कि क्या क्या आपने खाना है, तो भाई आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी और आपके दांतों की शेप भी सही रहेगी, स्ट्रेंथ भी सही रहेगी। तो आपने आज ही निकालना है एन एप्पल अ डे। नट्स निकालें, एप्पल और गन्ने को चूस के खाएं ताकि आपके दांत भी सही रहें और आपकी स्माइल भी सही रहे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।